अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चेन सर्वेइंग से रिलेटेड है। तो चेन सर्वेइंग क्या है कि आप लोगों ने चेन के ज़रिए लेंथ्स को मेजर करना है, विड्थ को मेजर करना है। जो भी आपने मेजरमेंट लेनी है वो आपने चेन के ज़रिए लेनी है, तो उसको हम चेन सर्वेइंग कहेंगे। चेन सर्वेइंग जब भी हम करते हैं तो आम तौर पे उसके अंदर हम ट्रायंगुलेशन का प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। ट्रायंगुलेशन का प्रोसीजर क्या है कि आपने अगर किसी जगह का सर्वे करना है तो आपने उस जगह को आपने डिवाइड कर देना है ट्रायंगल्स में। मुख्तलिफ ट्रायंगल्स के अंदर हमने उस एरिया को डिवाइड कर दिया और फिर उसका सर्वे किया। मुख्तलिफ ट्रायंगल्स के अंदर उस एरिया को डिवाइड इसलिए किया क्योंकि ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड करने से हम जो मेजरमेंट्स हैं उनको करेक्ट कर लेंगे। जो भी मेजरमेंट के अंदर एरर आ रहा होगा हमारे पास, हम उस मेजरमेंट के एरर को मिटिगेट कर सकते हैं, उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम जब उसकी मेजरमेंट लेंगे तो हम उसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगा सकते हैं, ज्योमेट्रिकल फार्मूलाज उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और फिर जब हम उसको ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे तो उसके अंदर ऐसा भी होगा कि बहुत सारी ऐसी लाइंस होंगी जो एक ट्रायंगल में भी आ रही होंगी, वहां पे भी हम मेजर करेंगे, दूसरी ट्रायंगल में भी आ रही होंगी, वहां पे भी हम मेजर करेंगे। तो आपके पास जब दोनों जगह पे वो मेजरमेंट होगी तो उससे जो आपकी करेक्शन आएगी वो आपकी जो एरिया या लेंथ के अंदर जो भी एरर है उसको रिमूव करने का काम आएगी। तो इस वजह से हम इसको ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। ये जो ट्रायंगल्स के अंदर एरिया को डिवाइड करना है इसको हम ट्रायंगुलेशन कहते हैं, और जो मेजरमेंट चेन के जरिए लेना है इसको हम चेन सर्वेइंग कहते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि आपने जब भी ट्रायंगल्स के अंदर एरिया को डिवाइड करना है तो कोशिश करना है कि उसको वेल कंडीशन ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड करें, ना कि इल कंडीशन ट्रायंगल के अंदर डिवाइड करें। वेल कंडीशन ट्रायंगल आप लोग जैसे देख सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो होंगी वो वेल कंडीशन ट्रायंगल होंगी, जबकि नॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है ना वो इल कंडीशन ट्रायंगल्स होंगे। तो हमने कोशिश ये करनी है कि जितना हम वेल कंडीशन ट्रायंगल्स के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें उतना हम वेल कंडीशन ट्रायंगल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें। ऑल्दो के फिजिकली जो है ग्राउंड के ऊपर पॉसिबल नहीं होता एग्जैक्टली 60 डिग्री की ट्रायंगल वहां पे अचीव करना, लेकिन हमने कोशिश ये करनी है कि जितना वेल कंडीशन ट्रायंगल के करीब हम अचीव कर सके उतना हम वेल कंडीशन ट्रायंगल के करीब करीब अचीव करें। उससे हमारी मेजरमेंट्स लेने में हमें आसानी होगी और उसके बाद चेक सप्लाई करने में भी हमें आसानी होगी। अब बात यह है कि जब भी आपने चेन को यूज करना है अपने मेजरमेंट के लिए तो उसके अंदर हमें टेस्ट करना पड़ेगा चेन को कि क्या वो चेन हमें मेजरमेंट ठीक दे रही है या ठीक नहीं दे रही। हमने लेंथ मेजर करनी है और अगर हमारी चेन ही दुरुस्त नहीं है तो फिर हम उस चेन से जो मेजरमेंट लेंगे वो सारी मेजरमेंट्स के अंदर भी एरर आएगा। तो चेन को हम जब बार बार यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर बेंड्स आ जाते हैं, या उसको यूज करने से वो एलोंगेट हो जाती है, या टेम्परेचर की वजह से या शॉर्टन हो रही होगी या एलोंगेट हो रही होगी, तो उसकी वजह से उसकी लेंथ जो है वो ओरिजिनल जो उसकी लेंथ है उससे एलोंगेट हो जाती है या शॉर्टन हो जाती है मुख्तलिफ वजूहत की वजह से। तो हमें बार बार उसको टेस्ट करना पड़ता है कि हम उसको टेस्ट करते रहें और देखते रहें कि हमारी चेन जो है वो एलोंगेट तो नहीं होगी या शॉर्ट तो नहीं होगी। अब जो चेन एलोंगेट हो रही है या शॉर्ट हो रही है उसके अंदर जो अगर चेन इलोंगेट हो गई है तो हम उसको कहेंगे कि वो चेन टू लॉन्ग हो गई है, और अगर चेन शॉर्ट हो गई है, ओरिजिनल लेंथ से छोटी हो रही है, तो हम उसको कहेंगे टू शॉर्ट हो रही है। ठीक है, ये जो टू शॉर्ट की टर्म है और टू लॉन्ग की टर्म है, ये चेन की इलोंगेशन और शॉर्टनिंग से हमने देखना है। ठीक है, अगर चेन इलोंगेट हो रही है तो आपको जो डिस्टेंस आप चेन से मेजर कर रहे हैं वो आपको फिजिकली जो एक्चुअल डिस्टेंस है उससे कम वैल्यू दे रहा होगा। और अगर चेन इलोंगेट कर रही जो अगर चेन इलोंगेट कर रही है तो आपको एक्चुअल डिस्टेंस से कम डिस्टेंस दे रहा होगा। और अगर चेन शॉर्टन हो गई है, अगर चेन टू शॉर्ट है, तो एक्चुअल वैल्यू जो आपकी फिजिकल वैल्यू है उससे ज्यादा वैल्यू आपकी चेन मेजर करके आपको देगी। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब चेन को जब भी हमने टेस्ट करना है तो उसके लिए हमें एक टेस्ट गेज एस्टेब्लिश करना पड़ेगा एक लेवल ग्राउंड के ऊपर। हमने एक लेवल ग्राउंड के ऊपर एक टेस्ट गेज एस्टेब्लिश कर लिया। टेस्ट गेज को एस्टेब्लिश करने के लिए हमने दो पेग्स मार्क करने 20 मीटर के डिस्टेंस पे या 30 मीटर के डिस्टेंस पे। तो हमने क्या किया, एक स्टील टेप जो कि जिसकी स्टैंडर्डाइज टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और स्टैंडर्डाइज पुल जो है वो 8 kg है। ठीक है, हमने उस स्टील टेप को यूज करते हुए स्टैंडर्डाइज टेम्परेचर और स्टैंडर्डाइज पुल के ऊपर हमने 20 डिग्री और 20 मीटर का 30 मीटर का हमने मार्क लगा लिया ग्राउंड के ऊपर। अब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है जो हमने स्टील टेप के जरिए मार्क किया, यहाँ पे हमने पेग्स लगा लिए हैं दो, और इन पेग्स के ऊपर हमने दो नेल लगा लिए हैं। पेग्स के ऊपर दो नेल लगाने का मकसद यह है कि पेग्स जो है उनकी अपना क्रॉस सेक्शनल एक विड्थ है, तो उससे हम चेन की करेक्टेड लेंथ मेजर नहीं कर सकते, बल्कि हमें बहुत शार्प पॉइंट्स चाहिए जिनसे हम चेन को करेक्ट कर सकें, स्टैंडर्डाइज कर सकें। तो हमने उसके ऊपर नेल्स मार्क कर लिए हैं जो कि
एग्जैक्टली 20 मीटर या 30 मीटर को शो कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया कि उसके दरमियान में चेन को फुली स्ट्रेच कर दिया, उन दो पॉइंट्स के दरमियान हमने चेन को स्ट्रेच कर दिया स्टैंडर्डाइज या नॉर्मल टेंशन के ऊपर। ठीक है, नॉर्मल टेंशन ये है कि जितना सैग आ रहा है चेन के अंदर और जो पुल हम अप्लाई कर रहे हैं चेन के ऊपर, वो दोनों एक दूसरे को रेक्टिफाई कर रहे हैं। पुल करने से आपको पता है कि चेन जो है वो इलोंगेट हो जाएगी और जो चेन का अपना वेट है सैग उसकी वजह से शॉर्टन हो जाएगी। तो हमने इतना पुल उसके ऊपर अप्लाई करना है कि उसका जो सैग है वो खत्म हो जाए और वो इलोंगेटेड लेंथ उसकी बिल्कुल हमें करेक्ट दे। अब हम क्या करेंगे कि जब हम उसको इलोंगेट कर लेंगे तो अब हम देख लेंगे कि हमारी चेन 20 मीटर से कितनी बढ़ रही है या कितनी कम हो रही है। तो इस तरह से हम चेन को स्टैंडर्डाइज कर लेंगे, उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। इसको एक सिमुलेशन के जरिए हम देख लेते हैं। हमने क्या किया, एक टेस्ट गेज हमने सिलेक्ट की, लेवल ग्राउंड के ऊपर हमने सिलेक्ट किया कि ये हमने यहाँ पे टेस्ट गेज हमने लगाना है। हमने क्या किया, यहाँ पे दो पेग्स हमने लगा लिए, 20 मीटर के अराउंड हमने दो पेग्स लगा लिए। अब इन दो पेग्स के ऊपर हमने दो नेल्स लगाने हैं जो कि एग्जैक्टली 20 मीटर पे होंगे। ठीक है, 20 मीटर ले लें या 30 मीटर ले लें, हमने सिंपली ये जो दो नेल्स हमने लगाए हैं इनका डिस्टेंस एग्जैक्टली जो है वो 20 मीटर है या 30 मीटर है। अब इसके दरमियान में जब हमने चेन को स्ट्रेच करना है तो उस चेन के अंदर जो एरर आएगा वो हम मेजर कर लेंगे। उस एरर के अंदर हमने एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर हमने 20 मीटर का टेस्ट गेज लिया है या 20 मीटर की हम चेन ले रहे हैं तो उसके अंदर अलाउएबल एरर जो है वो प्लस माइनस 5 मिलीमीटर का। इसी तरह अगर हम 30 मीटर की चेन ले रहे हैं तो उसके अंदर अलाउएबल एरर जो है वो प्लस माइनस 8 मिलीमीटर का है। ये जो एरर है ये इसलिए भी अलाउएबल है कि एक तो आपको जब आप इस टेस्ट गेज के ऊपर रखेंगे तो उसके अंदर भी आपको एक सर्टन रीजनेबल एरर आ सकता है। तो हमने एक अलाउएबल लिमिट रख ली है। तो आपका जो 20 मीटर चेन है उसके अंदर प्लस माइनस 5 मिलीमीटर और 30 मीटर के अंदर प्लस माइनस 8 मिलीमीटर का एरर जो है वो अलाउएबल है। अब हम देख लेते हैं कि एडजस्टमेंट अगर हमें चेन के अंदर करनी पड़ रही है, अगर हमें चेन के अंदर कोई एरर आ रहा है उसको हम रेक्टिफाई करना चाहते हैं, दुरुस्त करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अगर चेन आपकी टू लॉन्ग हो गई है, चेन हीट की वजह से टू लॉन्ग हो गई है या बार बार यूज करने की वजह से टू लॉन्ग हो गई है या किसी भी वजह से वो चेन इलोंगेट हो गई है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो ओपन एंड है चेन के जो लिंक्स हैं उनके जो ओपन एंड है इनको क्लोज कर देना है। ठीक है, ये जो चेन के लिंक्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता यूज कर करके थोड़े ओपन हो जाएंगे तो आपने इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद दूसरा ये इशू हो सकता है कि जैसे जैसे हम चेन के को यूज करते हैं तो उसके लिंक्स जो है वो इलोंगेट होना शुरू हो जाते हैं। जो चेन के लिंक्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ओवल शेप इख्तियार करते जाएंगे, वो इलोंगेट हो जाएंगे। तो जैसे जैसे वो इलोंगेट होंगे तो उसकी लेंथ जो है वो टू लॉन्ग होना शुरू हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, उसको हैमर करके वापस उसकी ओरिजिनल शेप में लेके आना है। हैमर करके हम उसकी वापस ओरिजिनल शेप में लाएंगे तो उसकी लेंथ करेक्ट हो जाएगी। और तीसरी चीज ये है कि अगर आपके लिंक्स के अंदर कोई परमानेंट चेंजेस आ गई हैं या उनकी लाइफ पूरी हो गई है, बार बार उनको एडजस्ट कर करके उनकी लाइफ एक सर्टन लाइफ एंड हो जाएगी, तो उसके बाद आपने उनको रिप्लेस कर देना है नए रिंग्स के साथ। दूसरी सूरत यह है कि आपकी चेन टू शॉर्ट हो गई है, चाहे टेम्परेचर की वजह से या बेंड होने की वजह से या मुख्तलिफ वजूहत की वजह से, तो हमने उसको दुरुस्त कैसे करना है। सबसे पहली चीज ये है कि आपने देखना है कि अगर चेन कहीं से लिंक बेंड हो गया है तो उसको आपने स्ट्रेट कर देना है ताकि वहां से जो एरर है वो मिटिगेट हो जाए। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जो आप लोगों के लिंक्स हैं उनके दरमियान जो ओपन साइड है उसको थोड़ा सा ओपन कर दिया जाए। ये जो लिंक्स के दरमियान ओपन साइड है इसको थोड़ा सा और ओपन कर दिया जाए, क्योंकि हमारी चेन टू शॉर्ट है तो उसको लिंक को जब ओपन करेंगे तो आपकी चेन इलोंगेट हो जाएगी। और तीसरी चीज वही है कि अगर आपके पास जो पुराने रिंग है उनको नए लार्जर रिंग्स के साथ रिप्लेस कर दें तो आपका जो चेन है वो करेक्ट लेंथ शो करेगी। नेक्स्ट जो चीज है वो हमारे पास स्केल ऑफ अ मैप है। जब भी हमें कोई मैप प्लॉट करना है तो उसके अंदर आपको मैंने पहले भी बताया था कि स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्केल जो है वो मैप का सबसे जो उसको रिप्रेजेंट करने का जो बेस्ट वे है वो है आपका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या स्केल फैक्टर। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या स्केल फैक्टर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने एक मैप प्लॉट किया, उस मैप के ऊपर हमने कहा कि जो फिजिकली डिस्टेंस 10 मीटर का है वो उस मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, फिजिकली जो 10 मीटर का डिस्टेंस है ग्राउंड के ऊपर वो मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर का होगा। हमने अब इसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जब बनाना है या स्केल फैक्टर बनाना है तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि इन दोनों को सेम यूनिट्स के अंदर लेके आना है।
हमने क्या किया कि दोनों को मिलीमीटर यूनिट्स में लिया है, तो 10 मीटर का मतलब है कि 10,000 मिलीमीटर जो है वो मैप के ऊपर 10 मिलीमीटर के बराबर है। तो अब हमने 10 मिलीमीटर को 10,000 से डिवाइड किया, इसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जो है 10/10,000 आ गया, जिसको हम जो लिखेंगे वो 1/1000 लिखेंगे, यूनिट के अंदर लिखेंगे। तो आपका 1:1000 जो है वो आपका उस मैप का रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बन गया। इसको हम बोलने में इस तरह से बोलेंगे कि ये 1:1000 इसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है, या 1:1000 रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है ये हमारे मैप्स को क्लासिफाई भी करता है। अगर आपका मैप जो है वो 1:500 के रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर से कम है, उसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर मींस के 1:1000 है या 1:5000 है, तो आपका 1:500 से कम है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। इस केस के अंदर आपका लार्ज स्केल मैप है। अगर आपका 1:500 से लार्जर है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, मीन 1:100 है या 1:250 है, तो इस केस में आपका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 1:500 से बड़ा है। तो इस केस में आपका जो मैप है वो स्मॉल स्केल मैप कहलाएगा। अब हम देख लेते हैं कि टेप के अंदर करेक्शंस किस तरह की हम अप्लाई करते हैं, कौन कौन सी करेक्शंस होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर करेक्शन को। तो जब भी आप टेप यूज करेंगे तो फील्ड का कुछ सर्टेन टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर के ऊपर वो इफेक्ट करेगा जो आपकी चेन है या टेप है उसकी लेंथ को। अगर हाई टेम्परेचर के अंदर आप कोई मेजरमेंट ले रहे हैं तो आपको जो चेन है वो इलोंगेटेड होगी और आपको कम डिस्टेंसेस बताएगी। और अगर आप लो टेम्परेचर के ऊपर कोई मेजरमेंट ले रहे हैं तो उस केस में आपकी चेन जो है वो शॉर्ट हो जाएगी और आपको जो है ज्यादा लेंथ जो है वो बताएगी। ये आपके टेम्परेचर के हिसाब से पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। ये देखना हमें ये है कि आपका जो स्टैंडर्डाइज टेम्परेचर है जिसके ऊपर वो स्टील टेप या चेन जो है उसको मैन्युफैक्चर किया गया है जिस स्टैंडर्डाइज टेम्परेचर के लिए, उससे अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वो टू लॉन्ग के अंदर आएगी, और अगर उससे टेम्परेचर कम है तो वो टू शॉर्ट के अंदर आएगी। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा वो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, जो कि स्टील टेप के केस में जनरली जो है 11 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि टेम्परेचर करेक्शन हमें अप्लाई किस तरह से करनी है। ये हमारे पास टेम्परेचर करेक्शन का फॉर्मूला है। CT जो है वो टेम्परेचर करेक्शन है जो हमने फाइंड आउट करनी है। अल्फा जो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है जो आपको बता दिया, कांस्टेंट है वो आपने 11 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड यूज करना है। TM वो टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर जिसके ऊपर आपने मेजर किया है, जो आपका मेजरमेंट टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर आपने स्टील टेप को यूज किया है और आपने लेंथ मेजर किया। T0 वो टेम्परेचर है जो स्टैंडर्डाइज टेम्परेचर है जो उसका मैन्युफैक्चरर ने बताया है, स्टील टेप के मैन्युफैक्चरर ने बताया कि ये इसका स्टैंडर्डाइज टेम्परेचर है, इसके ऊपर ये करेक्ट रीडिंग देगी। L जो है उस चेन की या उस टेप की टोटल लेंथ है। हमने क्या करना है कि हमने करेक्शन अप्लाई करनी है पूरी चेन की लेंथ के ऊपर, ठीक है। तो हमारा जो L है वो आपकी पूरी चेन की लेंथ, अगर 20 मीटर की चेन यूज कर रहे हैं या 30 मीटर की चेन यूज कर रहे हैं तो आपका L जो है वो उसी हिसाब से 20 या 30 होगा। तो इस तरह से आपके पास टेम्परेचर की जो करेक्शन है वो आ जाएगी। इसको हम लेंथ के अंदर ऐड कर देंगे या माइनस कर देंगे तो हमारी चेन की करेक्टेड लेंथ आ जाएगी। इसके बाद हम आ जाते हैं पुल करेक्शन के ऊपर। जब हम चेन को एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रेच करते हैं या टेप को, तो हम उसके ऊपर एक सर्टन पुल अप्लाई करते हैं। वो जो सर्टन पुल है वो स्टैंडर्ड पुल से अगर ज्यादा होगी तो वो एलोंगेट हो जाएगी, और अगर वो स्टैंडर्ड पुल से कम होगी तो वो शॉर्टन हो जाएगी। हम सिंपली क्या करते हैं कि जो आपका फ्री एंड है टेप का उसके ऊपर हम एक स्प्रिंग बैलेंस लगा देते हैं। जैसे आप स्प्रिंग बैलेंस से वेट मेजर करते हैं, इसी तरह हम उसके ऊपर पुल मेजर कर लेते हैं, तो वो केजीज के अंदर हमारे पास पुल आ जाती है। अब वो पुल हमने कोशिश ये करनी है कि वो हम अप्लाई करें जो स्टैंडर्डाइज पुल है। अगर हम किसी वजह से स्टैंडर्डाइज पुल अप्लाई नहीं कर पा रहे तो हमने सिंपली वहां पे पुल करेक्शन अप्लाई कर देनी है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि आपकी स्टैंडर्डाइज पुल से ज्यादा है या स्टैंडर्डाइज पुल से कम है। अब जो पुल है वो जाहिर है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मटेरियल के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड करेगी। अगर आप स्टील की बात करें तो उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2.1 × 10⁻⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो आपने जनरली यूज करना है, यही आपने याद रखना है। इसको हम एक सिमुलेशन के जरिए देख लेते हैं कि हमने जो पुल करेक्शन है क्यों जरूरी है। ये आपके पास एक आपकी टेप है, स्टील टेप, इसके ऊपर हमने पुल अप्लाई की। इसके ऊपर पुल अप्लाई करने की वजह से क्या होगा कि ये इलोंगेट कर जाएगी।
लेंथ में ये इलोंगेट कर जाएगी और विड्थ के अंदर ये शॉर्टन हो जाएगी। तो आप लोगों को दोनों डायमेंशंस के अंदर देखना पड़ेगा कि कितना ये शॉर्टन हुई है और दूसरी साइड पे कितना इलोंगेट हुई है, तो उससे आइडिया होगा कि इसकी जो लेंथ है उसके अंदर चेंज कितनी आई है। इसके लिए ये हमारे पास फॉर्मूला पुल करेक्शन का, CP इज इक्वल टू PM माइनस P नॉट L ओवर AE। PM जो है इसके अंदर वो मैयर्ड पुल है, जिस पुल के ऊपर आपने वो डायमेंशन उसकी मैयर की है, या जो आपने पूरे मैयरमेंट लेने के लिए, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि हमने आज जो सर्वे करना है उसकी जो मेजरमेंट है उसके अंदर स्टैंडर्ड हमने जो पुल है वो 5 kg रखनी है, जबकि जो स्टैंडर्डाइज पुल है वो 8 kg है। लेकिन मैं कहता हूं कि हमने जो आज जितना सर्वे करना है उसकी जो पुल है वो 5 kg रखनी है, तो आपका जो मेजर्ड पुल होगी उस दिन की वो आपकी 5 kg होगी, और जो स्टैंडर्डाइज पुल है वो 8 kg है। और जो आपकी लेंथ है वो टोटल लेंथ है टेप की, जो 20 मीटर होगी या 30 मीटर होगी या जो भी आपकी टेप की लेंथ है। ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है टेप का, और ई जो है मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी है, जो कि कांस्टेंट है। मैंने बताया स्टील के केस में आपने 1.2 इंटू 10 की पावर 6 आपने यूज करना है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और CP जो है ना टोटल लेंथ के अंदर आपके पास करेक्शन आ जाएगी। ये टोटल लेंथ के अंदर जो भी करेक्शन आएगी पॉजिटिव या नेगेटिव आपने टोटल लेंथ में ऐड कर देनी है या माइनस कर देनी है, तो आपके पास पुल करेक्शन के बाद जो एक्चुअल सही लेंथ है उस चेन की या टेप की वो आपको मिल जाएगी। इसके बाद हम देख लेते हैं स्लोप करेक्शन। फिजिकली हर जगह पॉसिबल नहीं है कि आप बिना स्लोप के आप मेजरमेंट लें। किसी जगह आपने मेजरमेंट लेनी है, वहां पे स्लोप एग्जिस्ट करती है, लेकिन आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, तो आपने डिस्टेंस मेजर कर लेना है स्लोप में। अब वो जो स्लोप में आपने डिस्टेंस मेजर किया है वो आपको ज्यादा डिस्टेंस मेजर हो रहा होगा और हॉरिजॉन्टली वो डिस्टेंस कम होगा। तो हमेशा ये जो स्लोप करेक्शन है ये हमेशा नेगेटिव होती है, इसी वजह से कि स्लोप के ऊपर डिस्टेंस ज्यादा होता है और हॉरिजॉन्टली वो डिस्टेंस कम होता है। तो सिंपल हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हुए ये करेक्शन अप्लाई की है। इसके अंदर हमने एक्चुअल लेंथ के अंदर से L cos थीटा माइनस कर दिया है, जो इसका ये कंपोनेंट है, इलोंगेशन होने की वजह से L cos थीटा जो उसका कंपोनेंट है हमने वो माइनस कर दिया है। तो आपके पास जो करेक्शन है स्लोप की वजह से जो करेक्शन आ रही है वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी। आप इस केस में देखें कि आपके पास A से लेके ये जो एंड पॉइंट है ये L है, ठीक है, और आपके पास A से लेके और ये जो C पॉइंट है ये L cos थीटा है। सिंपली आप L में से L cos थीटा माइनस करेंगे तो आपके पास ये करेक्शन आ जाएगी। सर ये दोबारा बता दें स्लोप करेक्शन। हमने क्या किया कि हमने एक ट्रायंगल, जिस तरह से सिंपल ट्रायंगल सॉल्व करते हैं उसके अंदर हमने स्लोप के अंदर जो मेजरमेंट ली है A टू B, ये L डिस्टेंस हमारे पास आया। अब इसके अंदर से हमें पता है कि हमने स्लोप ही डिस्टेंस लिया है, जबकि फिजिकली ये डिस्टेंस जो है ये यहां से यहां तक है। तो हमने सिंपली क्या किया कि L के अंदर से L cos थीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अगर मैं इस लाइन को नीचे लेके आऊं यहाँ पे, तो ये एक्चुअल लेंथ जो है इसको यहाँ पे लाऊं तो ये इतनी बन रही होगी, ठीक है। तो इसके अंदर से मैं L cos थीटा माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये CH आ जाएगा, ये जो करेक्शन है, ठीक है। तो यहां से मेरे पास मैं जो करेक्शन है स्लोप की वजह से आ रही वो फाइंड आउट कर लूंगा। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसको आप L cos थीटा से भी मेजर कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है कि L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर होल अंडर रूट से भी मेजर कर सकते हैं। अगर ये करेक्शन जो है ये काफी कम है, अगर ये स्लोप काफी कम है, बहुत ही छोटी सी स्लोप है, तो आप अप्रोक्सीमेट मेथड भी यूज कर सकते हैं जो कि आपका H स्क्वायर ओवर 2L है। थैंक यू सर। नेक्स्ट चीज जो है वो हमारे पास है सैग करेक्शन। तो सैग करेक्शन के अंदर क्या है कि आप लोगों को पता है कि जब आप चेन को एक जगह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर स्ट्रेच करेंगे तो उसके अंदर एक सैग आ जाएगा। इसी तरह टेप है उसके अंदर भी एक सैग आएगा। तो वो सैग की वजह से आपको जो लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ से ज्यादा बता रहा होगा। तो ये भी करेक्शन उसी तरह जैसे स्लोप करेक्शन जो आपको एक्चुअल लेंथ से ज्यादा लेंथ बता रही है, इसी तरह आपको सैग भी एक्चुअल लेंथ से ज्यादा लेंथ बता रहा है। तो इस केस में ये करेक्शन भी हमेशा नेगेटिव होगी, कभी पॉजिटिव नहीं होगी। इस केस के अंदर आपका जो वेट है वो काफी डिपेंड कर रहा है उस चीज के ऊपर। तो जो उसका करेक्शन का फॉर्मूला है वो आपके पास L इंटू ओमेगा L स्क्वायर 24N स्क्वायर PM है। ये इसके अंदर जो ओमेगा है ये स्मॉल w जो है ये आपका वेट पर यूनिट लेंथ है। अगर हम वेट पर यूनिट लेंथ को कंप्लीट लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल वेट आ जाएगा उस टेप का, ठीक है। इसके अंदर 24 कांस्टेंट है और PM जो है ये वो पुल है जिसके ऊपर आपने वो मेजरमेंट ली है, ठीक है, मेजर्ड जो पुल है। अब इसके अंदर जो N है वो नंबर ऑफ स्पैन्स है। नंबर ऑफ स्पैन्स को समझने के लिए ये देख लें कि अगर मैंने
30 मीटर की टेप यूज की और 100 मीटर डिस्टेंस मैंने मेजर किया उससे। तो 30 मीटर की टेप को मैंने 100 मीटर का डिस्टेंस किस तरह से मेजर किया कि मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट से 30 मीटर ओपन किया, पहली मेजरमेंट मैंने ले ली, यहाँ तक 30 मीटर हो गया, उसके बाद इस पॉइंट से आगे 30 मीटर तक सेकंड मेजरमेंट ली और फिर थर्ड मेजरमेंट ली और एंड पे जाके 10 मीटर की मेजरमेंट ली। तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक 4 दफा टेप को ओपन करके मेजरमेंट ली। तो मेरा जो एन है वो 4 है, ठीक है, नंबर ऑफ स्पैन जो है वो 4 हमने यूज किए हैं। तो इस तरह से आपने ये फॉर्मूला उसके ऊपर अप्लाई करना है, तो आपके पास सैग करेक्शन आ जाएगी। हमारे पास ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, हमने क्या किया, इसके दरमियान टेप को स्ट्रेच किया, तो आपने देखा कि वो टेप जो है वो सैग कर गई है, एक्चुअल लेंथ से हमें ज्यादा लेंथ दे रही है, तो इस वजह से हमने उसके ऊपर सैग करेक्शन अप्लाई कर दी। इस करेक्शन को आपने फाइनली अपनी टेप की लेंथ के अंदर ऐड या सबट्रैक्ट कर देना। अब इंपॉर्टेंट चीज है वो है नॉर्मल टेंशन। नॉर्मल टेंशन क्या है कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल टेंशन क्या चीज है कि हमने इतनी पुल अप्लाई करनी है चेन के ऊपर कि जो उसकी सैग की जो करेक्शन है वो उसके अंदर से खत्म हो जाए। जो आपकी सैग की वजह से उसके अंदर शॉर्टनिंग आ रही है वो पुल की वजह से इलोंगेशन के अंदर तब्दील हो जाए और वो आपकी जो सैग की वजह से करेक्शन है और जो पुल की वजह से करेक्शन है दोनों एक दूसरे को रेक्टिफाई कर दें, कंप्लीट खत्म कर दें। ठीक है, हमने सिंपली इसके लिए क्या किया कि हमने अपनी सैग की करेक्शन को इक्वल रख दिया अपने पुल की करेक्शन के। सैग की करेक्शन को जब पुल करेक्शन के इक्वल रखा तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला प्लेस किया, आपने देखा कि यहाँ पे भी आपके पास चेन की लेंथ आ रही है और यहाँ पे भी आपके पास चेन की लेंथ आ रही है, तो दोनों साइडों से आपके पास चेन की लेंथ जो है वो कैंसिल आउट हो गई और बाकी जो टर्म हमारे पास बच गई वो ये है। इस टर्म के अंदर हमने क्या किया कि हमने n को 1 एज्यूम कर लिया है कि एक स्पैन के अंदर हमने पुल कितनी अप्लाई करनी है। जाहिर है जितने नंबर ऑफ स्पैन होंगे उसके ऊपर वो एक स्पैन के अंदर आपको स्टैंडर्डाइज पुल मालूम है तो आप हर स्पैन के अंदर यही स्टैंडर्डाइज पुल यूज कर सकते हैं। तो हमने 1 स्पैन के ऊपर ये वाला फॉर्मूला इसको लिख लिया। अब इस फॉर्मूले के अंदर आप यहाँ पे देखें ए ई जो है हम इसको यहाँ पे ले गए हैं और पी एन को हम इस साइड पे ले आए हैं। ए ई को यहाँ पे लेके जाने से ये पूरा जो है कंप्लीट एक कांस्टेंट बन गया है। जो वेट है टेप का वो भी आपके पास कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कांस्टेंट है, मॉडुलस वेलोसिटी 24 ये सब कांस्टेंट है और जो वेरिएबल है आपका पी एन स्क्वायर वो आप इस साइड पे ले आए हैं और जो स्टैंडर्डाइज पुल है वो भी आपके पास कांस्टेंट है लेकिन इसके साथ पी एन स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपके पास ये इक्वेशन जो है वो थर्ड डिग्री एक इक्वेशन बन जाएगी क्यूब की फॉर्म में। इसको हमने सिंपल फॉर्म में इस तरह से लिख लिया, ये जो सी है एक्चुअली आपका वो डब्ल्यू स्क्वायर ए ई ओवर 24 के इक्वल है। ठीक है, ये W जो है याद रखना है कि टोटल वेट है ना कि आपका ओमेगा एल स्क्वायर भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे और W भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास वेट पर यूनिट लेंथ है तो आपने ओमेगा एल स्क्वायर यूज करना है और अगर टोटल वेट है तो कैपिटल W ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब ये जो इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, इसके अंदर सिंपली हमने क्या करना है, हिट एंड ट्रायल से हमने एक पुल की वैल्यू प्लेस करनी है और उससे बाद हमने देख लेना है कि ये जो है सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन या नहीं हो रही। सेकंड वैल्यू पुट करनी है और फिर देख लेना है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं। इस तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है कि अगर हमने जो लेंथ मेजर कर ली है इस लेंथ को हमने करेक्ट किस तरह से करना है। हमारे पास जो टेप है उसकी हमने करेक्टेड लेंथ फाइंड आउट कर ली है, तो अब हमने उस टेप से जो मेजरमेंट्स ली हुई थी उनको कैसे करेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि अगर हमने लेंथ्स मेजर की थी तो उन लेंथ्स को हमने किस तरह से करेक्ट करना है। तो हमारे पास एल टी जो है वो ट्रू लेंथ है जो कि करेक्टेड लेंथ है, जिसको मैं कह रहा हूँ जो फाइनल करेक्टेड लेंथ हो। ठीक है जी, एल डैश जो है ये आप लोगों की टेप की करेक्टेड लेंथ है। जो भी टेप के अंदर पुल करेक्शन, सैग करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन ऐड माइनस करके जो भी आपके पास लेंथ आई है वो आपके पास ये एल बार है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एल है, ये स्टैंडर्ड लेंथ है टेप की। मिसाल के तौर पे आपके पास 20 मीटर की टेप है या 30 मीटर की टेप है तो आपके पास ये 20 या 30 आ जाएगा। और एल एम वो मेजरमेंट है जो हमने के इनकरेक्ट टेप से मेजर की थी। ठीक है, जो हमने इनकरेक्ट टेप से टोटल मेजर की है लेंथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो आपकी एल एम। सिंपली इस तरह से आपके पास करेक्टेड लेंथ आ जाएगी। अब अगर हमने एरिया मेजर किया था किसी जगह का तो आपके पास उस एरिया को भी आपने उसी तरह रेक्टिफाई करना है जो फॉर्मूला आपने लेंथ के लिए अप्लाई किया। सिंपली इसके अंदर जो करेक्शन है ये स्क्वायर हो जाएगी क्योंकि वो एरिया की टर्म्स में है। यहाँ पे भी एल बार वही चीज है कि करेक्टेड लेंथ टेप की क्या है, जो भी आपने करेक्शन उस पर अप्लाई की है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दी आपने लेंथ में टेप की,
तो आपके पास ये एल बार आ गया। उसके बाद एल जो है वो हमारे पास टेप की स्टैंडर्ड लेंथ है, एल ओवर एल, एल बार ओवर एल का हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई किया ए एम के साथ। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो ए टी है ये आपके पास करेक्टेड एरिया आ जाएगा उसका। हमने सिंपली क्या किया कि करेक्टेड एरिया और करेक्टेड लेंथ हमने देख ली किस तरह से फाइंड आउट करनी है। अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास एक 20 मीटर की स्टील टेप है, हमें ये पता लग गया कि जो आपकी स्टील टेप की लेंथ है वो 20 मीटर है। ठीक है, एल जो है वो आपका 20 मीटर आ गया। उसके बाद उसने बताया कि स्टैंडर्डाइज टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब है कि जो आपका टी नॉट है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद स्टैंडर्डाइज पुल भी उसने बता दिया कि 15 kg है, तो आपका जो पी नॉट है वो 15 kg है। अब हमने उस चेन को, टेप को यूज किया है एक मेजरमेंट लेने के लिए, और वो हमने मेजरमेंट जब ली तो उस वक्त टेम्परेचर था 30 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके ऊपर जो पुल हमने अप्लाई की वो पी है, जो कि एंड पे जाके वो बता रहा है कि वो 10 kg है। तो आपका टी एम जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, पी एम जो है वो 10 kg है। क्रॉस सेक्शनल एरिया टेप का 0.02 सेंटीमीटर स्क्वायर है। टोटल लेंथ जो है वो उसकी 400 ग्राम है, सॉरी टोटल वेट जो है उसका 400 ग्राम है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आपके पास वही है जो हम जनरली यूज करते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास पी नॉट 15 kg आ गया, टी नॉट 20 डिग्री और एल 20 मीटर आ गया। अब हमारे पास पी एम जो है वो मेजर्ड पुल जो है वो हमारे पास 10 kg है। सर नजर नहीं आ रही और ये आपका मार्कर सर काफी लाइट है, नजर नहीं आ रहा कुछ भी। मतलब ये ऊपर ये हमारे पास सारा गिवन डाटा है। अब हम देख लेते हैं कि हमने टेम्परेचर करेक्शन, सैग करेक्शन और पुल करेक्शन इसके ऊपर किस तरह से अप्लाई करनी है। हम लोगों के पास जो टेम्परेचर करेक्शन का फॉर्मूला था उस पर हम जाते हैं। ये हमारे पास टेम्परेचर करेक्शन का फॉर्मूला है। इसके अंदर हमने सी टी फाइंड आउट करना है। हमारे पास अल्फा भी है, सर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन टी एम भी है, टी नॉट भी है और एल भी है। हमने इसके अंदर सिंपली वैल्यूज पुट की तो हमारे पास टेम्परेचर करेक्शन आ गई, जो कि वैल्यूज सामने आके लिखी हुई हैं। इसी तरह जो पुल करेक्शन है उसका जो फॉर्मूला है उसको हम देख लेते हैं। पी एम भी गिवन है, पी नॉट भी गिवन है, लेंथ जो है वो भी गिवन है, एरिया भी गिवन है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी गिवन है। लेंथ जो है वो टेप की वो स्टार्ट में उसने बता दिया था कि वो 20 मीटर है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं स्लोप, इसके अंदर कोई नहीं है। सैग करेक्शन तो हमारे पास टोटल वेट भी गिवन है और हमारे पास मेजर्ड पुल भी है। सिर्फ इशू ये है कि हमें नंबर ऑफ स्पैन्स का नहीं बताया। नंबर ऑफ स्पैन्स उसने न्यूमेरिकल में नहीं बताया। इसका ये मतलब है कि आपने एक स्पैन की करेक्शन फाइंड आउट करनी है। जो एंड पे वो बात कर रहा है न्यूमेरिकल के अंदर, फाइंड द करेक्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इफ P इज इक्वल टू 10 kg, मतलब अगर पुल जो है वो 10 kg है तो आपने करेक्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कोई मेजर नहीं किया, वो एक्चुअल में आपको टेप की करेक्टेड लेंथ फाइंड आउट करने को कह रहा है। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूलाज जो है वो हमने अप्लाई करने हैं और इनकी जो करेक्शंस है वो फाइंड आउट करनी है। इस तरह से हमने सिंपल फॉर्मूलाज के अंदर वैल्यूज पुट की हैं और हमारे पास ये तीनों करेक्शंस हमारे पास आ गई हैं। अब हमने इन करेक्शंस का क्या करना है, हमने सिंपली इन करेक्शन से करेक्टेड लेंथ फाइंड आउट करनी है टेप की। टेप की करेक्टेड लेंथ जो टेप की एक्चुअल लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है जी, 20 मीटर के अंदर हमने जो पॉजिटिव है उसको ऐड कर दिया और जो नेगेटिव है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमारे पास पहली है 2.2 इंटू 10 की पावर -3, दूसरी है 2.381 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 जो कि नेगेटिव है, और तीसरी जो करेक्शन है वो है
1.333 इंटू 10⁻⁻3। इस तरह से हमने लेंथ जो है 20 मीटर की लेंथ, उसके साथ हमने सारी करेक्शन जो है उनको ऐड कर दिया है। तो हमारे पास जो अब वैल्यू आएगी वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 19.9985 मीटर। तो ये आपकी करेक्टेड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और जिसको वो करेक्टेड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कह रहा है एक्चुअल में वो आपका टेप की करेक्टेड लेंथ है। ठीक है, यहां तक कोई चीज ना समझ आ रही हो, कोई चीज पूछनी हो